हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई बुक। इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, उसके कुछ बेसिक्स के बारे में हम बताएंगे। तो आइए 12th के चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम 11th में जो कुछ पढ़ा था उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्तीय गुणनफल। हमने कार्तीय गुणनफल निकालना सीखा था क्लास 11th में। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम दो अरिक्त समुच्चय लेते हैं। पहला समुच्चय है ए इक्वल टू 1, 2, 3 और दूसरा समुच्चय है बी इक्वल टू 5, 6, 7। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर हम ए इंटू बी ए से दर्शाते थे तथा जो पहला समुच्चय का पहला अवयव है वह क्रमित युग्म में दूसरे समुच्चय के सभी अवयव के साथ होता था। यहाँ पर पहला अवयव है 1 और दूसरा अवयव यहाँ पर 5। इसी प्रकार से 1, 6 और 1, 7। फिर दूसरा अवयव ले लेंगे तो दूसरे समुच्चय का पहला अवयव, फिर दूसरा अवयव, फिर तीसरा अवयव। इसी प्रकार से 2, 5 और 2, 6, 2, 7 और अब तीसरा अवयव 3, 5, 3, 6 और 3, 7। कुछ इस प्रकार से करते थे। दूसरा टॉपिक है हमारा संबंध। संबंध हमेशा ही दो वस्तुओं के बीच होता है, हमें पता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें तो पहला एग्जाम्पल है रमेश सुरेश का भाई है। यहाँ पर देखिए रमेश सुरेश का भाई है तो दोनों के बीच में संबंध किसका है, भाई का है। इसी प्रकार से दूसरा है कि ए बी रेखा पी क्यू के समांतर है। मान लीजिए यहाँ कोई ए बी रेखा है जो कि किसके समांतर है, पी क्यू के। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेखाओं के बीच में क्या है, किसका संबंध है, समांतर का। और जब हम 11th क्लास में जब हम दो समुच्चयों के बीच में संबंध ज्ञात करते थे तो हमें दो समुच्चय दिया होता था। इसका पहला अवयव मान लीजिए 1, 2, 3 होता था और दूसरा अवयव 7, 8, 9 कुछ इस तरह से था। और हमें संबंध दिया होता था कि R इक्वल टू यहाँ पर ए बी और जहाँ पर B इक्वल टू A+5 था, कुछ इस प्रकार से होता था। और जहाँ पर जो A है वह संबंध रखता था, ये संबंध का साइन है, जो संबंध रखता था A से, और जो B है वो भी संबंध रखता था B से। तो कुछ इस प्रकार से जो B इक्वल टू A+5 था। तो अगर हम A के बराबर A इक्वल टू 1 रख दें तब अब B इक्वल टू 1+5 6 होगा। इसी प्रकार से A इक्वल टू 2 रखें तो 2 और 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 7। अब यहाँ A बराबर 2 रख दें तो 2+5 इक्वल टू 7। और यहाँ पर फिर से यदि हम A बराबर 3 रख दें तो 3+5 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखिए B का मान एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है। तो हमारा जो संबंध बनता है, यहाँ जो संबंध बनेगा R, वह कुछ इस टाइप से बनेगा कि पहला हो गया 1, 6 और दूसरा है 2, 7 और तीसरा है 3, 8। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है कि जो पहला अवयव है, पहले समुच्चय का पहला अवयव संबंध रखता है ए से।
तो यहाँ पर देखिए जो पहला अवयव है 1, ये तो पहले समुच्चय में है, लेकिन देखिए यहाँ पर दूसरा अवयव जो 6 है दूसरे समुच्चय में देखिए नहीं है, इसलिए जो ये वाला होगा ये संबंध में नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए जो दूसरा अवयव है पहले समुच्चय में है तथा दूसरा अवयव भी 7 देखिए दूसरे समुच्चय में है, इसलिए संबंध होगा। और तीसरा वाला देखिए 3 पॉइंट्स, तो यहाँ पर तीसरा अवयव 3 जो है पहले समुच्चय में है और 8 जो है वो देखिए दूसरे समुच्चय में है। इसी प्रकार से जो हमारा जो संबंध बनेगा वो बनेगा 2, 7 और दूसरा संबंध बनेगा 3, 8। यहाँ पर हमें संबंध दे बताना है कि जो पहले अवयव में है वह संबंध रखता है दूसरे अवयव से। तो देखिए यहाँ पर जो पहला अवयव है, पहला अवयव 1 पहले समुच्चय में है और जो दूसरा अवयव है 6 वह दूसरे समुच्चय में नहीं है, इसलिए संबंध नहीं रखेगा। और जो संबंध रखेगा वह हमारा आर संबंध होगा। तो हमने देखा कि हमारा जो कार्तीय गुणनफल था और जो हमारा संबंध है वो देखिए लगभग सेम ही है, जो पहला अवयव दूसरे समुच्चय के साथ क्रमित युग्म में है। तो अतः हम कह सकते हैं कि संबंध कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। अब देखिए यहाँ पहले हम 11th क्लास में हमें 2 समुच्चय दिया होता था, पहला समुच्चय ए होता था तथा दूसरा समुच्चय बी होता था। तो यहाँ पर जो हमारा संबंध होता था वह A, B, हम ए समुच्चय से बी समुच्चय से संबंध निकालते थे ए से बी में। तो हमारा जो पहला ए था ये संबंध रखता था ए से, और जो बी संबंध था बी संबंध रखता था बी से। ये थी 11th क्लास की बात। लेकिन हमारे 12th में ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए तो समुच्चय दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय भी ए है। और पहले क्या होता था कि पहला समुच्चय हमारा ए होता था और दूसरा समुच्चय बी होता था। यहाँ भी सेम अवयव है, यहाँ भी सेम अवयव है, हमारा यहाँ भी सेम अवयव होगा, यहाँ भी सेम अवयव होगा। तो हमें इन्हीं दोनों अवयवों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पर भी R = A, B होगा और हम संबंध निकालेंगे ए समुच्चय बी से। तो हमारा जो ए संबंध रखेगा वो भी ए से संबंध रखेगा और जो हमारा बी है वो भी ए से संबंध रखेगा। तो आइए अब हम संबंधों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला संबंध है रिक्त संबंध। ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म ना हो तो रिक्त संबंध कहलाता है। हमें संबंध दिया होगा और कोई भी क्रमित युग्म ना हो, ऐसा समुच्चय को हम रिक्त संबंध कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने एक समुच्चय लिया A, 2, 3, 4, इसका संबंध कुछ इस प्रकार से है कि A के अवयव B में यदि A - B करें तो हमें 10 प्राप्त होना चाहिए। तो हमने R यदि हम लें A हमारा 1 और माइनस हम 2 करें तो हमें 10 प्राप्त होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा ट्राई करें तो हम 2 - 3 करेंगे तब भी देखिए 10 प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार जो हमारा R होगा, R क्या होगा, हमारा रिक्त समुच्चय होगा जिसे हम फाई से निरूपित करते हैं। यदि हमें संबंध R के अनुसार जो दिया है उस प्रकार से यदि हमें क्रमित युग्म नहीं मिल रहा है तो हमारा जो रिक्त संबंध समुच्चय होगा वह रिक्त संबंध होगा। तो किसी समुच्चय में A के संबंध R को रिक्त तब कहेंगे जब A का कोई अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। यहाँ पर देखिए A का जो अवयव था वह संबंध नहीं रख रहा है B में, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध बता रहा है कि A - B 10 के बराबर होना चाहिए, जो कि
संभव नहीं है। इस प्रकार से ये जो हमारा समुच्चय है वह क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा समुच्चय अगर हम देखें, दूसरा समुच्चय हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। किसी समुच्चय ए में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित हो। एग्जाम्पल के लिए हमने एक अरिक्त समुच्चय लिया 1, 2, 3 और जो हमारा R है वो कुछ इस तरह से है कि 1, B और A प्लस B बराबर एक पूर्णांक है। यहाँ पर हमारा जो A अवयव है वो B को जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक हमारा 1 प्लस 2 जो किसके बराबर होता है, 3 के। तो 3 क्या है, पूर्णांक है। तो जो हमारा R है वह 1, 2 हो सकता है। अगर हम दूसरा ट्राई करें तो दूसरा देखिए 2 प्लस 3 5, ये भी पूर्णांक है। 1 प्लस 3 बराबर 4, ये भी पूर्णांक है। तो हर स्थिति में हमारा जो संबंध प्राप्त हो रहा है वह क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए समुच्चय 1 इक्वल टू 1, 2, 3 को हम सार्वत्रिक संबंध कह सकते हैं। अब है हमारा स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। तो समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक अवयव A संबंध रखेगा समुच्चय A से और जहाँ पर A, संबंध रखेगा R से। इसे समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि A इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमारा R कुछ इस प्रकार से दिया है कि 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो हमारा जो संबंध होना चाहिए वह कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि A, B, B, C, C, D, D। तो यहाँ पर देखिए A हमारा 1 है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, जो कि देखिए R में है। यहाँ पर देखिए 1, 1 R संबंध में है, 2, 2 ये R संबंध में है, 3, 3 ये भी संबंध है, 4, 4 ये भी संबंध है। इसलिए जो एग्जाम्पल है A वह क्या है, एक स्वतुल्य रिफ्लेक्शन समुच्चय है। ठीक, अतः A समुच्चय एक स्वतुल्य है, अब है हमारा दूसरा देखिए, दूसरा है सममित। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सममित कहलाएगा यदि प्रत्येक A1, A2 संबंध रखेगा A के लिए और जहाँ पर A1, A2 संबंध रखेगा R से, जिससे A2, A1 भी संबंध रखेगा R प्राप्त हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 इसका संबंध है
1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4। तो यहाँ पर पहला अवयव A1 A2 संबंध रखना चाहिए ये समुच्चय से, और जहाँ पर A1 A2 संबंध रखेगा, यहाँ पर A1 जैसे हमारा A1 है 1 और A2 है 2, ये समुच्चय है R इक्वल टू। और दूसरा हमारा होना चाहिए इसका विलोम, यानी एक संबंध रखेगा 2 से और उसका विलोम भी संबंध रखना चाहिए। तो यहाँ पर 2 कामा 1 भी होना चाहिए संबंध में। तो यहाँ पर देखिए 1 कामा 2, 1 कामा 2 देखिए हमारे R में है, और 2 कामा 1, 2 कामा 1 भी हमारे R में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो R संबंध है वह क्या है, एक सममित है। अतः R एक सममित है। तीसरा है संक्रामक, ट्रांजिटिव। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R कहलाएगा यदि A1 कामा A2 कामा A3 संबंध रखता हो A के लिए, और जहाँ पर A1 कामा A2 संबंध रखेगा R से, और A2 कामा A3 भी संबंध रखेगा R से, जिससे हमें प्राप्त क्या होगा, A1 कामा A3 R के संबंध प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए A1 कामा A2, A1 1 है और 2 है A2, जो कि संबंध रखना चाहिए R से। तो देखिए यहाँ पर 1 कामा 2, 1 कामा 2 देखिए R में है, इसलिए 1 कामा 2 R से संबंध रखता है। अगर हम दूसरा देखें A2 कामा A3, यहाँ पर A2 2 है और A3 हमारा 1। तो यहाँ पर देखिए 2 कामा 1 संबंध रखता है R से, 2 कामा 1 भी संबंध रखता है R से, और जिससे इन दोनों से हमें प्राप्त होना चाहिए A3 A1 कामा A3 भी संबंध रखना चाहिए R से। तो यहाँ पर देखिए A1 क्या है, 1 है, तो 1 कामा A3, A3 भी 1 है, तो 1 कामा 1 भी संबंध रखता होगा R से। देखिए यहाँ पर 1 कामा 1 है, संबंध में 1 कामा 1 है, तो हमारा जो संक्रामक, हमारा जो संबंध है वह क्या है, एक संक्रामक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दिए हुए नियमों के अनुसार यह है। अतः संबंध R एक संक्रामक है। अब देखिए एक याद रखने वाली बात यहाँ पर देखिए आती है कि A पर परिभाषित संबंध R एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि R जो हमारा संबंध है वह स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो तथा संक्रामक भी हो, यानी ऐसा समुच्चय जो तीनों स्थितियां दर्शाए। तो देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था, पहला एग्जाम्पल देखिए हमने स्वतुल्य का लिया था कि A इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, और जो हमारा R था वो 1 कामा 2 1 कामा 2 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4, ये क्या था, एक स्वतुल्य है। देखिए हमने सेम एग्जाम्पल बी में भी लिया था, यहाँ पर हमारा सेम एग्जाम्पल था। तो देखिए यहाँ पर दोनों स्वतुल्य भी और सममित भी, दोनों के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था। अगर हम तीसरा देखें तो यहाँ पर भी हमने सेम लिया था, यानी ये जो एग्जाम्पल था
यह क्या था, यह स्वतुल्य भी था, सममित भी था और हमारा संक्रामक भी था। तो ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा समुच्चय जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो तथा संक्रामक भी हो, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने वही लिया है, सेम एग्जाम्पल। यह जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें जो कि न स्वतुल्य भी हो, न कि सम्मित हो, ना ही संक्रामक हो, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। तो हमारा जो सतुल्य है, सबसे पहले हम सतुल्य देखते हैं। तो सतुल्य हमारा A1 सॉरी AA BB CC कुछ इस टाइप का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1,1 संबंध रखना चाहिए R से, और 2,2 भी संबंध रखता होगा R से, 3,3 भी संबंध रखना चाहिए R से। यहाँ पर देखिए 1,1 जो है वो R से संबंध नहीं रखता है, ना कि 2,2 भी R से संबंध नहीं रखता है, 3,3 वो भी R से संबंध नहीं रखता है। इसलिए जो हमारा R है, यहाँ पर जो हमारा R है वह क्या है, एक सममित स्वतुल्य। स्वतुल्य यहाँ पर हमारा जो R है वह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट देखा हमने कि हमारा जो एग्जाम्पल था, जो हमारा समुच्चय था वो स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए देखते हैं कि क्या यह सममित है। तो हमारा सममित अगर होगा तो हमारा A1, A2 संबंध रखता है R से, और इसका विलोम A2, A1 भी संबंध रखता होगा R से। तो यहाँ पर देखिए हमारा A1 जो है 1 है, 1, और A2 जो है 2 है। तो 1,2 संबंध रखना चाहिए R से। यहाँ पर देखा हमने कि 1,2 संबंध रखता है R से, लेकिन इसका विलोम भी संबंध रखना चाहिए R से। तो इसका विलोम क्या होगा, 2,1 भी संबंध रखता होगा R से। लेकिन देखिए यहाँ समुच्चय R में 2,1 संबंध नहीं रखता है R से, इसलिए R एक सममित संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए यह जो एग्जाम्पल है नया, ना सतुल्य है न ही सम्मित है। अब थर्ड अगर हम देखें कि क्या यह ट्रांजिटिव संक्रामक है, तो संक्रामक में क्या होना चाहिए कि हमारा A1, A2 और A3 संबंध रखता है A के लिए, और जहाँ A1, A2 संबंध रखता है R से, और A2, A3 भी संबंध रखता है R से। अब इन दोनों से हमें क्या प्राप्त होगा कि A1, A3 भी संबंध रखता होगा R से। तो यहाँ पर देखिए A1 1 है, 1,2 संबंध रखना चाहिए R से, और दूसरा है 2,1 भी संबंध रखना चाहिए R से, तीसरा है 1,1 भी संबंध रखता होगा R से। तो यहाँ R हमारा जो क्या है, R हमारा दिया हुआ है कि 1,2 दिया हुआ है, 3,4 है,
4,3 है। तो क्या यह 8 से संबंध रखता है? पहला है हमारा 1,2, देखिए 1,2 हमारा 8 से संबंध रखता है। 2,1, 2,1 देखिए 8 से संबंध नहीं रखता है। 1,1, 1,1 भी 8 से संबंध नहीं रखता है। अतः हमारा जो R है वह क्या है? वह संक्रामक नहीं है। अतः हमारा जो R है वह संक्रामक नहीं है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल लिया था ए का, जो कि न ही स्वतुल्य था और ना ही सम्मित था और ना ही संक्रामक था। और इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था वह सम्मित भी था, स्वतुल्य भी था और संक्रामक भी था। तो ऐसा समुच्चय, ऐसा संबंध जो कि सम्मित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो, ऐसे समुच्चय को, सॉरी, संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो बनाएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो। धन्यवाद।